हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग 17 सितंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो आज का न्यूज़पेपर थोड़ा सा क्रिस्प होगा, कम समय का ही होगा। लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट हैपेंड? तो हम बहुत दिनों से एक न्यूज़ में सुन रहे थे बैड बैंक्स, बैड बैंक्स, बैड बैंक्स। ये टर्म हमें बहुत समझ में आ रहा था, बहुत सुनने में आ रहा था, बट हमको नहीं पता था कि गवर्नमेंट इस पे क्या करने वाली है और बैड बैंक्स होता क्या है। सो व्हाट हैपेंड, व्हाट गवर्नमेंट डिड इज, गवर्नमेंट ने बोला है कि एनपीए का मैस को हटाने के लिए, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की मैस को हटाने के लिए हम लोग बैड बैंक्स को सेटअप करेंगे। अच्छा, अभी भी क्लियर नहीं हुआ। सो व्हाट हैपेंड, चलो। सो क्या हुआ, जब कोविड 19 आया तो अब लोग लोन तो ले रहे थे बैंक से, है ना। अब आप बैंक से जब आप लोन लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ मॉर्टगेज रखना पड़ता है, मतलब गिरवी रखना पड़ता है। जैसे कि मैंने लोन लिया 15 लाख रुपए का। अब क्यों, कैसा लोन लिया? होम लोन लिया। ठीक है। अब होम लोन लिया तो, या हम बात करते हैं कोई बिजनेस लोन लिया। मैंने 15 लाख रुपए का, 15 लाख रुपीज का लोन लिया था टू स्टार्ट सम टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू स्टार्ट माई स्टार्टअप, स्टार्टअप करने के लिए। अब मॉर्गेज क्या रखा? मैंने वही स्टार्टअप मॉर्गेज रख दिया। मैंने कहा अगर आप लोन रिकवर नहीं कर पाओ तो ये स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप से तो 15 लाख रुपए की ऊपर की वैल्यू है इसकी, तो आप इसको बेच देना, ऑक्शन कर देना, 15 लाख रुपए निकाल देना, बाकी पैसा हमें दे देना। ये था। लेकिन कोविड 19 आया। अब कोविड 19 के आने के चक्कर में मेरा स्टार्टअप पूरे तरीके से फेल हो गया। तो जो मैंने 15 लाख रुपए लगाए थे अपने स्टार्टअप में वो भी डूब गए। तो अब बैंक के पास मोर्टगेज आपने क्या रखा था? स्टार्टअप। लेकिन स्टार्टअप की वैल्यू तो 15 लाख से कम है ना। तो वो स्टार्टअप क्या बन गया? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब जो मॉर्गेज आपने रखा उस मॉर्गेज से बैंक अपना इंटरेस्ट और अपना प्रिंसिपल अमाउंट अगर रिकवर ना कर पाए तो वो एसेट जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब लॉस किसको हो रहा है? बैंक को, है ना। बैंक को लॉस हो रहा है। अब बैंक को लॉस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि था तो वो पब्लिक का पैसा, पब्लिक ने जो पैसा बैंक में जमा कर रखा था वही इकट्ठा पैसा मुझे दिया गया था, टू टू मुझे दिया गया था एज अ लोन। तो अब वो पैसा रिकवर करना पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैड बैंक सेटअप किया। और बैड बैंक, नाम जरूर उसका सा बैड बैंक है, बट उसका काम अच्छा होता है। एंड उस बैड बैंक का नाम जो दिया गया है दैट इज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, है ना। तो अब नाम से समझ में आ रहा है कि बैड बैंक जो सेटअप किया, बैड बैंक इज अ बेसिकली कॉमन टर्म, और इज और नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जो है टाइप ऑफ बेड बैंक। अब ये जो है ना, ये एनपीए के मैच को क्लियर अप करेगा। मतलब अब ये जो बैंक है, जिस बैंक ने मुझे 15 लाख रुपए का लोन दिया था, तो इस 15 लाख रुपए लोन को ये रिकवर कर पाएगा। ये होता है बैड बैंक का काम। तो ऐसा कोई, ये कोई ऐसा बिल्डिंग नहीं होगी कि बिल्डिंग बना दी और आप कस्टमर जाके अपना अकाउंट खुलवा सकते, नहीं। बैड बैंक एक बस टर्म है। एक कंपनी बनती है जिसमें कुछ लोग होते हैं, उस कुछ लोगों का काम होता है कि इस बैंक में जो एनपीए है उस एनपीए को क्लियर करना है, इनकी बैलेंस शीट को इक्वल बनाना है। ओके। सो वही किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि अभी ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है कि बिकॉज ऑफ द कोविड 19 बहुत सारे बैंक के पास एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि ये सिर्फ एक बैंक का एग्जाम्पल था जिसने मुझे 15 लाख रुपए का लोन दिया था। बिकॉज ऑफ द कोविड 19 मेरा स्टार्टअप चला ही नहीं। अब उस बैंक ने कितने लोन दिए होंगे मुझ जैसे लोगों को? और बहुत सारे बैंक ने, बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक तो बहुत सारे हैं। पीएनबी है, आपका बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, इलाहाबाद बैंक है। इन सब बैंक्स ने कितने लोन दिए होंगे? एसबीआई है, इन सब बैंक ने कितने लोगों को लोन दिए होंगे? तो ये सब एनपीए इंक्रीज ना हो, एनपीए का जो मैस है वो क्लियर हो जाए, इसीलिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड सेटअप हुई, ऑल्सो नोन एज बैड बैंक। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो हम बहुत दिनों से स्पेकुलेशन सुन रहे थे कि ट्राइब्यूनल्स को लेकर, तो इसी के चलते एनवी रमन्ना ने बोला भी था कि आपने हमारी लिस्ट से ट्राइब्यूनल्स के मेंबर्स को चूज नहीं किया, आपने अपनी खुद की बनाई लिस्ट बनाई जिसमें वेटिंग मेंबर्स की लिस्ट थी, आपने उनमें से चूज कर लिया। इसी के चलते हुआ क्या, तो एनसीएलटी जो है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्राइब्यूनल, वो, उसको कौन लीड करेगा, उसको कौन हेड करेगा? दैट इज ए आई एस चीमा। तो ए आई एस चीमा जो कि पहले जज भी रह चुके हैं, और वो एक्टिंग चेयरपर्सन हेड करेंगे, एक्टिंग चेयरपर्सन होंगे एनसीएलटी के टिल 20 सितंबर। तो मतलब बस लिखने वाली बात है कि ए आई एस चीमा जो कि एनसीएलटी को हेड करने वाले हैं अभी, फॉर द टाइम बिंग। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो
लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक रूल लेके आई। अब उस रूल में यह है कि अगर किसी जम्मू एंड कश्मीर के एम्प्लॉइज को अपना पासपोर्ट बनवाना है तो उनको एक और रूल उनके ऊपर लग गया। अब वो रूल क्या है? पहले क्या था, जैसे कि आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश और समन फ्रॉम यूपी और महाराष्ट्र और गुजरात, तो अगर उसको पासपोर्ट बनवाना है तो बहुत सारी क्लियरेंस करवानी पड़ती हैं। तो एक और क्लियरेंस होती है, दैट इज विजिलेंस डिपार्टमेंट क्लियरेंस। लेकिन वो आम आदमी के लिए नहीं होती। आम आदमी मतलब यूपी एमपी इन सब लोगों के लिए नहीं है। बट हाँ, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको एक और बैरियर लग गया, एक और क्लियरेंस आपको मैंडेटरी करवानी पड़ेगी, दैट इज विजिलेंस डिपार्टमेंट की क्लियरेंस। ठीक है, तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं तो भैया पासपोर्ट अगर आपको बनानी है, बनवाना है, तो आपको विजिलेंस डिपार्टमेंट की क्लियरेंस भी जरूरत पड़ेगी, तब जाके अपना पासपोर्ट बनेगा। मूविंग फर्दर, सो दिल्ली के रोड्स को डिकंजेस्ट करने के लिए जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उन्होंने बोला है कि वी आर प्लानिंग फॉर द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जो कि दिल्ली और मुंबई को, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कनेक्ट तो करेगा, उसके साथ साथ हम उस प्रोजेक्ट में बेसिकली 8 लेन का प्रोजेक्ट है, वो 8 लेन प्रोजेक्ट होगा, एक्सप्रेसवे होगा। लेकिन 8 लेन का इनिशियली होगा, बट हाँ उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं 12 लेन तक, है ना? ऐसा नहीं है, मतलब 8 लेन तो बनेगी बनेगी, बाकी और एरिया में और एरिया हम ले लेंगे, जिससे 12 लेन फ्यूचर में बन सकती है। ओके। और ये जो दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये बहुत सारी मेजर सिटीज को कनेक्ट करेगा। राजस्थान, गुजरात, आपका महाराष्ट्र, आपका यूपी, आपका मध्य प्रदेश की बहुत सारी मेजर सिटीज कनेक्ट करने वाला है। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट सिटी। तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है। Okay. Yeah. So on the regional page, so from the northeast page, so what happened? The news from the basically राजस्थान। सो हुआ क्या कि राजस्थान में बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। तो ऑनलाइन क्लासेस जो कि वर्क नहीं हो पा रही थी रूरल एरियाज में, इसीलिए राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी, दैट इज आओ घर में सीखें। ठीक है, लेट्स लर्न एट होम, वो स्कीम का नाम था, इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करें। अब उसमें था क्या कि एजुकेशन डिपार्टमेंट हर टीचर को एक टास्क देगा कि आपको बच्चे को मॉनिटर करना है, घर घर जाके मॉनिटर करना है। आपको उनको टास्क देना है, वो टास्क कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको डेसिमिनेट करना पड़ेगा कंटेंट को, क्रिएट करना पड़ेगा कंटेंट को, और आपको असेसमेंट करना पड़ेगा, मतलब बच्चों को असेस करना पड़ेगा कि वो पीरियोडिक टाइम पे, मतलब रूटीन बेसिस पर आप बच्चों को एक्सेस करोगे, एसेस करोगे कि ये लोग अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये लोग कंटेंट को पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो वो चीज सक्सेसफुल हुई, ये बेसिकली बताया गया कि बिकॉज ऑफ दिस स्कीम, बिकॉज ऑफ द आओ आओ घर में सीखें, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, ड्यूरिंग द पैंडेमिक, ये जो नया इनिशिएटिव आया था, इसने एजुकेशन की एक्सेस को और ज्यादा इंप्रूव कर दिया। मूविंग फर्दर, सो एन श्रीनिवासन, जो कि एन श्रीनिवासन इंडियन सीमेंट्स लिमिटेड के डायरेक्टर भी हैं, वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। अब वो टीडीडी, अब तिरुमला तिरुपति, है ना, तिरुमला तिरुपति ट्रस्ट बोर्ड के मेंबर बन चुके हैं। और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कि 4th टाइम लगातार मेंबर रहे हैं इस बोर्ड के। बहुत बहुत अच्छा टेम्पल है और बहुत रिच टेम्पल है। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे लिए 2 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट द तुम्हारा ई श्रम नीड्स सम हार्ड वर्क टू गेट गोइंग, एंड द नेक्स्ट वन जो है दैट इज 3 इन कंपनी। अच्छा, इसको अपन पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि ये जो एडिटोरियल है ना, इट्स सिमिलर टू दी जो हमारे वर्ल्ड न्यूज में न्यूज है, जो न्यूज एनालिसिस आया है। तो न्यूज एनालिसिस को पढ़ना ज्यादा ईजी है ना, क्योंकि उसमें बेसिकली सेग्रीगेट बाई वाइज दे रखा है कि इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा अदर नेशंस के ऊपर, अदर वर्ल्ड के ऊपर। तो यहां से अच्छा पढ़ने की जगह है, तो मैं आपको बता दूंगा वो न्यूज कौन सी है, वो पढ़ लेना, तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा एडिटोरियल का, और ज्यादा समझ में आएगा व्हाट दी AUKUS, मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, है ना, जो ट्राइलेटरल कॉर्पोरेशन हुआ इन तीनों नेशंस के बीच में इन दी इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर। तो वो चीज आपको इजीली वर्ल्ड न्यूज में समझ में आएगी, नॉट इन दिस एडिटोरियल। ओके, चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस दी ईस्ट फ्रॉम नीड सम हार्ड वर्क टू गेट गोइंग। अच्छा, हुआ क्या, ये बताया गया कि देखो अगस्त 26, 2021
को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया, दैट इज ई श्रम। अब ई श्रम में क्या है? ई श्रम में जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं, अब अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स मतलब जो माइग्रेंट वर्कर्स, जो लेबर का काम करते हैं, वो वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन आधार के थ्रू होगा, मतलब आधार के थ्रू लिंक किया जाएगा और वो पोर्टल पे लिंक हो जाएंगे। और ऐसा स्पेकुलेशन है कि अराउंड 400 मिलियन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स रजिस्टर्ड हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि ये चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इस चीज की बात 2008 में उठी थी। 2008 से बात ये उठ रही है कि ई श्रम पोर्टल होना चाहिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को रजिस्टर करना चाहिए। लेकिन आफ्टर मोर देन अ डेकेड, 10 साल के बाद, 10 साल से भी ज्यादा के बाद भी अब जाके ई श्रम पोर्टल लॉन्च हुआ है। और अगर हम बात करें तो ये इंटर स्टेट इमिग्रेशन, इंटर स्टेट माइग्रेशन की बात करें तो इसकी बात तो बहुत सालों से चल रही है, 40 ईयर से चल रही है, 4 डेकेड से चल रही है। 4 डेकेड्स बाद ये चीज, तब ये चीज आ पाई है। लेकिन ऑथर ने देखो बताया, ऑथर ने बल्कि ई पोर्टल की ही गलती बताई। मतलब उसने ये बताया, देखो गवर्नमेंट ने ई पोर्टल लाए, ठीक है, लेट लाए, ठीक है, लेकिन ई पोर्टल में भी दिक्कत है। अब उन्होंने बताया लॉन्ग प्रोसेस। अब उन्होंने क्या बोला कि देखो, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए पोर्टल है ना, तो आप अनऑर्गेनाइज्ड पोर्टल पर अगर आप लॉन्ग प्रोसेस रखोगे कि आपको पहले इनिशियल स्टेज में ऐसे रजिस्ट्रेशन करवाना है और रजिस्ट्रेशन स्लो होगा और ऐसा होगा वो होगा, तो वर्कर्स अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे नहीं, तो वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम इस प्रोसेस से चले ना, तो सिर्फ 6.33 मिलियन ही रजिस्टर्ड हो पाएंगे इन 60 डेज के अंदर, और इन 90 डेज के अंदर 4.2 मिलियन। ओके, सो ये चीज ऑथर ने बताई। देन उन्होंने बताया कि देखो, आपको अगर ये प्रोसेस रखना भी है तो वर्कर्स को कुछ ऐसा बेनिफिट दिखाना पड़ेगा। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि देखो, हम आपको 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस देते हैं अगर आपका एक्सीडेंट हो गया। अरे कोई स्पेकुलेट नहीं कर सकता। जैसे मैं अगर रोड पे जा रहा हूं तो मैं थोड़ी ना सोचूंगा कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। तो वो भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को तो इतना ज्यादा उनको फर्क भी नहीं पड़ता। रीजन बीइंग, क्योंकि अगर जब तक वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना, जब तक वो 200 रुपए कमा लेंगे, उनका एक दिन का काम हो जाएगा। बट हाँ, अगर आप उनको अच्छा इनिशिएटिव दो, उन वर्कर्स को अच्छा इनिशिएटिव दो, तब जाके आप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन इजीली हो जाएगा। आप किसी को पकड़ पकड़ के थोड़ा रजिस्ट्रेशन करवाओगे, वर्कर्स को आना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो आपको उनको कुछ अट्रैक्टिव बेनिफिट देना पड़ेगा। जैसे कि आप उनको बताओ, जैसे अभी सिचुएशन है कोविड-19 सिचुएशन, कि अगर आपको कोविड-19 होता है, अब आपने आप वर्कर्स को बोल दिया आप कोविड-19 कैन बी, अब वर्कर्स को यह पता है कोविड-19 हो सकता है और डेडली भी है। अब वर्कर्स को अगर आप ये बोलते हो अगर कोविड-19 आपको होता है या कोई भी डिसीज आपको होती है कोविड-19 से रिलेटेड, तो भैया आपको हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि वर्कर्स ने अब देखा है सिचुएशन। वर्कर्स ने देखा कि भाई कोविड-19 में हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे हमारे करीब के लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो वो लोग इजीली अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो आपको कुछ बेनिफिट दिखाना पड़ेगा वर्कर्स को कि ई श्रम जो है सक्सेसफुल हो। देन उन्होंने बताया कि अदर इश्यूज भी हैं, दैट इज अबाउट डेटा सिक्योरिटी एंड अदर इश्यूज। अब उन्होंने ये बोला कि ई श्रम में अगर आधार से लिंक करवा रहे हैं तो उनकी राइट टू प्राइवेसी ब्रीच होगी, है ना, और बहुत सारी चीजें। और उन्होंने एक चीज अदर इश्यूज बताया, अदर इश्यूज उन्होंने ये बताया कि अगर हम, हुआ क्या इस पोर्टल में, ऐसा क्या है कि जो स्मॉलर इंप्लॉइज हैं, स्मॉलर एम्प्लॉयर्स हैं, जो कि रख लेते हैं काम, जैसे कि मैकेनिक वाले, अब मैकेनिक वाले काम करने के लिए रख लेते हैं ना, सो वो स्मॉलर एम्प्लॉइज को भी इंसेंटिव देना चाहिए। ये ऑथर ने ये बेसिकली ऑथर ने इसके अगेंस्ट में बोला। अगर देखा जाए तो इंसेंटिव देना चाहिए, क्योंकि अगर स्मॉल एम्प्लॉयज को अगर इंसेंटिव दोगे, तो जो उसके यहाँ काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, अनऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉइज, वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे पोर्टल पर। लेकिन ऑथर ने बोला कि आप उनको इंसेंटिव क्यों दे रहे हो स्मॉल एम्प्लॉयर्स को, है ना। आप इंसेंटिव मत दो उनको, उनके अगेंस्ट थोड़ा पीनल प्रोविजंस लगाओ कि अगर आपने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो कि रजिस्टर्ड नहीं है पोर्टल पर, अगर आपने उनको काम पे रखा तो ये चीज आपके अगेंस्ट लिए जाएंगे, एक्शन लिए जाएंगे। तो तब जाके वो खुद फोर्सफुली, खुद वो अपने एम्प्लॉइज को बेसिकली पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएगा। देन दे टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज। अब कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज में जो बेसिकली यही बताया गया कि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो होते हैं ना, वो उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स थिंग है, क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि आज वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, कल हो सकता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हो।
सो देयर इज वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उनको आइडेंटिफाई करना कि दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर और नॉट। पहले खुद को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जैसे अभी कोविड के समय, तो कोविड के समय बहुत सारे लोग एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया, तो मेजोरिटी ऑफ द वर्किंग इन दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बट उससे पहले वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे। सो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक तो यही पता करना है कि कौन ऑर्गेनाइज सेक्टर में है और कौन ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ओके, फिर बाद में यही बताया गया कि देखो अगर इस चीज को सक्सेसफुल बनाना है तो इस चीज को सक्सेसफुल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट बना पाएगी। स्टेट गवर्नमेंट अपने घर में ही जितने लोग आए हैं, माइग्रेट हुए हैं, उन सारे वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन करवाए। ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बना सकती है, पैसा दे सकती है, बट फिजिकल वर्क और इस पे दिमाग आपको स्टेट गवर्नमेंट ही लगा पाएगी। सक्सेसफुल उसको स्टेट गवर्नमेंट ही बना पाएगी, ये ऑथर ने लिखा। मूविंग फर्दर, so on the national youth, so what happened? So center verify information on the kidnapping of Indian national. So ऐसा स्पेकुलेशन है कि काबुल में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक इंडियन नेशनल को किडनैप कर लिया गया। इसी चीज को लेकर कंफर्म करने के लिए जो होम मिनिस्ट्री है, नॉट होम मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, वही वेरीफाई कर रही है कि कौन सा इंडियन नेशनल किडनैप हुआ है और ये इंसिडेंट हुआ भी है कि नहीं हुआ और किडनैप किया किसने। मूविंग फर्दर, सो अभी एक कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बनाई थी एंड इट्स अबाउट द डेथ ऑफ द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जयललिता एंड उनके हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर उस पर इन्वेस्टिगेशन करना था। तो उसी को लेकर जो पैनल है, पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि देयर आर ओनली 4 विटनेसेस जिनको हम ग्रिल कर सकते हैं अबाउट जयललिता के डेथ के और हॉस्पिटलाइजेशन के केस में। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, फॉरेन मिनिस्टर जो है, फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन जो है, नॉट फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन जो है चाइना के, उन्होंने कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बोला कि 1998 में एक रेजोल्यूशन एक्सेप्ट हुआ था, अडॉप्ट हुआ था, दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1172, और जिसमें यह था कि इंडिया मिसाइल टेस्ट नहीं करेगा और न्यूक्लियर मिसाइल्स को बिल्डअप नहीं करेगा, उसको एडवांसमेंट नहीं करेगा, बट इंडिया इज मेकिंग अग्नि 5, है ना, दैट इज अग्नि 5 जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है। सो ये इंडिया इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, इस रेजोल्यूशन के अंडर काम क्यों नहीं कर रहा, ये कहना है। तो वही इंडिया का रिटेलिएशन में था कि हमने देखो रेजोल्यूशन की सारी बातें मानी है, जो रेजोल्यूशन में था हमने सारी बातें मानी है, हम उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में नहीं गए। मूविंग फर्दर, सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद बोला है, मतलब होम मिनिस्टर ने खुद बोला है कि कोविड-19 के केसेस जो हैं ऑल अक्रॉस द इंडिया, ऑल अक्रॉस द स्टेट ऑफ इंडिया, दे आर गोइंग डाउन, ये बोला है और ऐसा हो भी रहा है। मूविंग फर्दर, सो आफ्टर कंप्लीटिंग 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसी के चलते एक नया डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स ओपन हुआ है न्यू दिल्ली में, कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, एंड it built at a cost of 775 crore rupees, ठीक है। So yeah, so it's a good it's a two basically it's a, देखा जाए it's a part of the सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ही वो पार्ट था, तो वो अब कंप्लीट हो चुका है, वो कॉम्प्लेक्स ओपन हो चुका है। मूविंग फर्दर, सो या दिस वन, ये न्यूज की बात कर रहा था कि जो अपने 3 पार्टनरशिप, जो पहला 3 एडिटोरियल था ना, थर्ड सेकंड एडिटोरियल, वो यहां से अगर पढ़ोगे ना तो इजीली समझ में आएगा। दैट इज अबाउट दी कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएस के बीच में जो इंडो पैसिफिक टाइज हुए हैं, ट्राइलेटरल जो पार्टनरशिप हुई है, उससे क्या क्या कंट्रीज पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने बताया यूनाइटेड स्टेट्स कि अब देखो कौन कौन से प्लेयर्स है, इससे किन किन पे इंपैक्ट पड़ने वाला है, यूएस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, न्यूजीलैंड। हाँ, काउंटर करने के लिए चाइना भी है, तो वो हम समझेंगे कैसे। देखो यूएस की हम बात करें, यूएस का हमेशा सपना रहा है ना, कि ऑस्ट्रेलिया और इंडो पैसिफिक रीजन में थोड़ा सा कंट्रोल रहे या फ्री ट्रेड बना रहे, चाइना कंट्रोल ना रहे। और ये बात बराक ओबामा के समय से है। बराक ओबामा हमेशा बोलते थे कि भाई ऑस्ट्रेलिया को साथ में आना चाहिए और इंडो पैसिफिक रीजन में थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस ज्योग्राफिकल लोकेशन देखोगे तो इंडो पैसिफिक रीजन में थोड़ा सा उसका ज्यादा से हो जाएगा एज कंपैरिजन टू द यूएस, ठीक है। अब इसी चीज को लेकर और यूएस जो है, यूएस चाइना को काउंटर करना चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में उसका डोमिनेंस क्रिएट ना हो, इसीलिए यूएस जो है वो इस ट्रीटी से खुश है। और एक साथ ये एक चीज और है कि क्वाड ग्रुप को एक सपोर्ट और मिल जाएगा, क्वाड ग्रुप को एक सपोर्ट मिल जाएगा, जिसमें
इंडिया को भी सपोर्ट मिलेगा इस ट्राइलेटर पार्टनरशिप से कि अगर इंडिया को कभी क्वाड ग्रुप को प्रॉब्लम हुई तो भाई ये ग्रुप तो है ना, ये तीन कंट्री से ग्रुप है, ये रिवाइव करने के लिए, क्वाड को रिवाइव करने के लिए, या जो क्वाड को दबा रहा था जो काउंटर करने के लिए। देन अब आ गया ब्रिटेन पर। अब ब्रिटेन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो ब्रिटेन की हम बात करें तो ब्रिटेन दो तीन, एक देखा जाए तो ब्रेग्जिट तो हुआ है, बट ब्रेग्जिट का इंपैक्ट अब बाहर निकलना अब दिख रहा है कि ब्रेग्जिट का इंपैक्ट क्या है ब्रिटेन के ऊपर। तो ब्रिटेन को कोई ऐसा सपोर्ट चाहिए था, एक कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए था, और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उनको अभी इस ट्राइलेटरल पार्टनरशिप के तौर पे मिल गया। ठीक है। देन ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया को ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियर मिसाइल चाहिए थी, सबमरीन बिल्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स, तो इसी के चलते उनको इस पार्टनरशिप में आना पड़ा, क्योंकि उसको इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी देखनी है, क्योंकि उसको स्पेकुलेशन है कि भाई चाइना हम पे अटैक कर सकता है, अफगानिस्तान में रिजीम चेंज होगी, पाकिस्तान गलत आदमी है, तो इसीलिए उसको सबमरीन चाहिए, दैट इज न्यूक्लियर बिल्ड सबमरीन्स। अब इसी चीज को लेकर वो इन नेशंस के साथ जुड़ गया। देन फ्रांस। अब फ्रांस के साथ दिक्कत में आ गई क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कन्वेंशनल सबमरीन्स की डील कर ली थी फ्रांस के साथ $90 बिलियन की, बट बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी, क्योंकि अब यूएस को ट्रांसफर कर रहा है बेसिकली आपका सबमरीन्स है ना, तो इसीलिए फ्रांस को नुकसान हो गया $90 बिलियन का। न्यूजीलैंड की हम बात करें तो न्यूजीलैंड क्या है, न्यूजीलैंड ने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, दैट इज अबाउट दी न्यूक्लियर फ्री पॉलिसी, कि कभी भी वो उसके टेरिटोरियल वाटर में कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं आएगा उसके टेरिटोरियल वाटर में। और वही न्यूजीलैंड ने बोला है, न्यूजीलैंड का स्टैंड है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दे आर वेरी नेबरिंग नेशंस, तो न्यूजीलैंड ने बोला है कि भाई हमारे टेरिटोरियल वाटर में सबमरीन्स नहीं आएंगे, कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं आएगा हमारे टेरिटोरियल वाटर में, और हम लोग इस पर बिल्कुल ही स्टैंड करते हैं, चाहे यूएसए हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहना है। ओके। और ऑस्ट्रेलिया बिकम द सेकेंड नेशन आफ्टर यूके जिसको यूएस न्यूक्लियर बिल्ड सबमरीन्स प्रोवाइड करेगा। मूविंग फर्दर, सो या तो चाइना, देखा जाए चाइना ने कम से कम अभी तक 1 बिलियन पॉपुलेशन को फुली वैक्सीनेट कर दिया, तो इट्स अ वेरी वेरी बहुत, मतलब बहुत स्ट्रांग है ये, मतलब ऐसी चीज है जो बहुत 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 अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी तक शायद इसका आधा आधा भी नहीं हुआ। सो या सो यस सो हम लोगों ने 1 बिलियन, चाइना ने 1 बिलियन पीपल को वैक्सीनेट कर दिया, मतलब अपनी 80% ऑफ द पॉपुलेशन, या बोल सकते हैं 70% ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर चुके हैं ये लोग। मूविंग फर्दर, सो आज बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, सेम गोज विद द स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स, तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।